तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका हम स्वागत करते हैं। तो फटाफट से आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देंगे आज के इस सेशन का। दोस्तों यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सभी प्रश्न दोस्तों एसएससी के द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे आज के हमारे इस सेशन में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और आप सभी लोग इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? NO, N2O, NO2 या फिर दोस्तों N2O3। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी दोस्त बताएंगे हाथ से गैस का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों हाथ से गैस की अगर बात की जाएगी तो हाथ से गैस को दोस्तों क्या कहते हैं? हाथ से गैस को दोस्तों कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों क्या कहते हैं? हाथ से गैस। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे N2O। ना हाथ से गैस का फार्मूला क्या होता है? N2O। N2O सभी दोस्त ध्यान रखेंगे हाथ से गैस का फार्मूला होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हाथ से गैस की अगर बात करी जाएगी तो हाथ से गैस में दोस्तों नाइट्रोजन के 5 स्थित ऑक्साइडों में नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ऑक्साइड होता है। ये दोस्तों 5 जो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में से 5 ऑक्साइडों में से एक आपका कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसे दोस्तों हाथ से गैस के रूप में कहा जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड के सूंघने से दोस्तों क्या होता है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड के सूंघने से दोस्तों क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड के सूंघने से दोस्तों मिर्गी जैसा अनुभव होता है। किसके जैसा अनुभव होता है? मिर्गी के जैसा अनुभव होता है। व्यक्ति हंसने लगता है तेजी से, और दोस्तों इसलिए दोस्तों इसे हाथ से गैस नाम दिया गया। तो नाइट्रस ऑक्साइड सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हर एक प्रश्न का दोस्तों विशेष तरीके से विश्लेषण करने वाले हैं आप सभी दोस्तों के साथ में। तो फटाफट से एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बताएंगे खाना पकाने व बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है उसे रोज़ साफ करना मुश्किल होता है, ऑप्शन बी है काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, ऑप्शन सी है दोस्तों काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों खाना पकाने का जो पात्र होता है उसके नीचे या बाहरी का हिस्सा दोस्तों काला छोड़ा जाता है। क्यों काला छोड़ा जाता है? क्योंकि दोस्तों काला रंग जो है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है, इसलिए होता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण दोस्तों, अपवर्तन के कारण, लघुत्तर तरंग प्रकीर्णन के द्वारा, या फिर दोस्तों विखंडन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त छाप देंगे। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, पीलिया रोग दोस्तों किसे प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, या फिर दोस्तों पित्ताशय को? तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? सभी दोस्त बताएंगे। तो पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है?
तो पीलिया रोग दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। और यकृत दोस्तों, यकृत के बारे में आप लोग जानते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पीलिया इसे ही प्रभावित करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यकृत में दोस्तों किसका निर्माण होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पित्त का निर्माण यकृत में होता है। एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने उन सभी दोस्तों के साथ में जिनका दोस्तों कोई ना कोई एग्ज़ाम है, तो सभी दोस्तों को हमारी इस क्लास का फ़ायदा मिलना चाहिए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार है, आपके लिए बहुत ही जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और लास्ट तक दोस्तों इसी तरीके से आपको हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, संघीय व्यवस्था की गई है, सांप्रदायिक निर्वाचन की, या फिर दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता की? सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों 1900 के इंडियन काउंसलिंग एक्ट में किसकी बात की व्यवस्था की गई है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 1909 के इंडियन काउंसलिंग एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन की दोस्तों बात की गई है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों भांगड़ा की अगर बात की जाएगी तो भांगड़ा दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा। और भांगड़ा के अतिरिक्त दोस्तों पंजाब के लोक नृत्य क्या हैं? तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। पंजाब के लोक नृत्य है दोस्तों भांगड़ा गिद्धा। भांगड़ा के साथ में दोस्तों गिद्धा भी कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों भांगड़ा के साथ में दोस्तों गिद्धा, भांगड़ा के साथ में दोस्तों गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा के साथ में दोस्तों गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में धमान, अगर आपसे पूछा जाता है धमान कहाँ का लोक नृत्य है? तो धमान दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों फटाफट से आप सभी दोस्त बताएंगे राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, सभी दोस्त बताएंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं तो राजस्थान के लोक नृत्य कौन से हैं? तो सभी दोस्तों को पता होना चाहिए राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। पनिहारी, पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे पनिहारी। तो दोस्तों पनिहारी राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सुई सिनी, तो सुई सिनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सुई सुनी राजस्थान का लोक नृत्य है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है घापाल, तो घापाल कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। घापाल दोस्तों राजस्थान का है। और साथ ही साथ में दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य की बात की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों पनिहारी, सुई सुनी, घापाल, झूमर, जिंदाद, झूमर और दोस्तों कौन सा है? झूमर के साथ में दोस्तों जिंदाद। तो दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये पंजाब के लोक नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों तक सब शेयर जरूर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम है। अगला दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डांडिया की बात की गई है दोस्तों गुजरात का, असम का, झारखंड का या फिर महाराष्ट्र का? तो दोस्तों डांडिया कहाँ का है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों डांडिया की अगर बात की जाएगी तो डांडिया कहाँ का है? डांडिया दोस्तों गुजरात का है, गुजरात का डांडिया है। और गुजरात का दोस्तों कौन सा है? गुजरात का ही है दोस्तों गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है टिप्पानी, तो दोस्तों टिप्पानी भी गुजरात का है। और रासलीला, तो दोस्तों रासलीला उत्तर प्रदेश का भी है और साथ ही साथ में गुजरात का भी दोस्तों रासलीला है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पड़ीहारी, पड़ीहारी कहाँ का है दोस्तों? ये भी आपका गुजरात का है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता असम का लोक नृत्य क्या है? तो असम की बहू,
असम की बहू, ध्यान रखेंगे, असम की बहू काले गोपाल के साथ में भाग गई, तो बहू का क्या हो जाएगा, बिहू। काले गोपाल के साथ भाग गई तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कली गोपाल और खेल गोपाल। तो कली गोपाल और खेल गोपाल कहाँ का लोक नृत्य है, तो कली गोपाल दोस्तों और खेल गोपाल, अगर आपसे पूछा जाए तो कली गोपाल और खेल गोपाल दोस्तों असम का लोक नृत्य है। और अगर आपसे पूछा जाता है बिछुआ, तो दोस्तों बिछुआ कहाँ का लोक नृत्य है, सभी दोस्त बताएंगे। बिछुआ दोस्तों असम का लोक नृत्य है। साथ ही साथ में अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है नट पूजा, नट पूजा कहाँ का है, तो दोस्तों नट पूजा भी आपका असम का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नट पूजा। झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों, झारखंड के हैं छऊ, छऊ कहाँ का है, झारखंड का। जाट जाटिन, जाट जाटिन कहाँ का है, सभी दोस्त ध्यान रखें, जाट जाटिन झारखंड का है। कर्मा दोस्तों झारखंड का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये सभी आपके पूछे जाते हैं। विदेशिया, अगर आपसे पूछा जाता है विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो दोस्तों झारखंड का है विदेशिया। सरहुल, सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है, तो सरहुल दोस्तों झारखंड का लोक नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने जितने बताए हैं उनको पहले देखेंगे, बाद में दोस्तों हम आपको महाराष्ट्र का बताने वाले हैं, एकदम दोस्तों शानदार तरीके से महाराष्ट्र का। तो दोस्तों गुजरात का गरबा, टिप्पाणी, रासलीला, पढ़ियारी है। असम का दोस्तों बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, बिछुआ और दोस्तों क्या है, नटराज। अगला दोस्तों अगर पूछा जाए झारखंड के, तो दोस्तों झारखंड का है छऊ, जाट जाटिन, कर्मा, विदेशिया और आपका सरहुल। अगला अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महाराष्ट्र का दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र का है दोस्तों लावड़ी। कौन सा है, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, सभी दोस्त बताएंगे। लावड़ी, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो लावड़ी नकटा, लावड़ी के साथ में दोस्तों नकटा, कोली, नकटा हो गया, कोली हो गया दोस्तों, ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। लावड़ी, नकटा, कोली और दोस्तों कौन सा है, तमाशा। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है। और साथ ही साथ में लेजम, लेजम लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों, ये भी महाराष्ट्र का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मौनी लोक नृत्य भी कहाँ का है, मौनी भी दोस्तों महाराष्ट्र का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लावड़ी, नकटा, कोली, तमाशा, लेजम और साथ ही साथ में मौनी, ये सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों महाराष्ट्र के हैं। तो दोस्तों जितने सारे विकल्प हैं उनके बारे में हमने, उनके जो लोक नृत्य हैं सभी के बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों अगर आप कुछ अन्य लोक नृत्य हैं उनको अगर देखना चाहेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जिससे आप सभी को कोई भी डाउट ना रहे। तो एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो अगला अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध नृत्य यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तमिलनाडु का क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। तमिलनाडु के लोक नृत्य की अगर बात की जाएगी तो भरतनाट्यम कहाँ का है, सभी दोस्त बताएंगे। भरतनाट्यम, तो दोस्तों भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और साथ ही साथ में दोस्तों कांवड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम और कांवड़ी ये दोस्तों कहाँ का है, तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आप सभी लोग याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे दोस्तों हो गया रास लीला, कजरी, गद्दा, कजरी, जद्दा, रासलीला, कजरी दोस्तों और आपका कौन सा है, रासलीला हो गया, कजरी हो गया और आपका कौन सा है, जद्दा। यूपी के दोस्तों हम लोग देख रहे थे, रासलीला हो गया और कौन हो गया, रासलीला, कजरी, जद्दा, रासलीला, कजरी और हो गया जद्दा। झूला, नौटंकी, ये कहाँ के हैं दोस्तों, झूला, नौटंकी ये दोस्तों कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये सभी दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। साथ ही साथ में दोस्तों एक और है जो कि पूछा जा चुका है, जैता दोस्तों, जैता लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड, दोस्तों उत्तराखंड के लोक नृत्य क्या हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के दोस्तों है गढ़वाली, गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य है,
उत्तराखंड का। कुमाऊनी, कुमाऊनी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का। अगला दोस्तों आपसे पूछा जाता है कजरी, तो कजरी दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, साथ ही साथ में उत्तराखंड का है। कजरी, झौरा और साथ ही साथ में रासलीला, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के लोक नृत्य हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य क्या हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के अगर लोक नृत्य पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पांडवानी, पांडवानी, सुआ, पांडवानी, सुआ नाचा, सुआ नाचा, और दोस्तों कौन सा है? टपाली। टपाली कहाँ का लोक नृत्य है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, टपाली छत्तीसगढ़ का है। कर्मा दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। झूमर दोस्तों कहाँ का है? झूमर भी दोस्तों छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। और दोस्तों एक आपका और प्रदेश है जिसके बारे में देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों डंडा नाव। डंडा नाच कहाँ का है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। डंडा नाच, डंडा नाच कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। धमान दोस्तों कहाँ का है? धमान हिमाचल प्रदेश का। छपेली, छपेली दोस्तों कहाँ का है? छपेली हिमाचल प्रदेश का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। थाली, थाली लोक नृत्य कहाँ का है? थाली दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है नटी, तो नटी लोक नृत्य भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। और डफ, डफ भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पांडवानी, सुआ नाचा, टपाली, कर्मा और झूमर। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाएगी डंडा नाच, डंडा नाव, डंडा नाच सॉरी दोस्तों, डंडा नाच, धमान, छपेली, थाली और दोस्तों नटी और साथ ही साथ में डफ, ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। दोस्तों लोक नृत्य से रिलेटेड आपका एक कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार दोस्तों एसएससी जीडी में भारतीय संस्कृति एवं कला से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो एक बार सभी दोस्त स्टैटिक जीके वाला जो हम इसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी शानदार मैराथन क्लास लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम आपको स्टैटिक जीके के कंप्लीट स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करवाने वाले हैं मैराथन क्लास के माध्यम से, जिसमें दोस्तों सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों उस क्लास से आप लोग जरूर जुड़ेंगे। वह क्लास आपको दोस्तों 20 तारीख को देखने को मिलेगी, यानी कि 20 दिसंबर को आपको स्टैटिक जीके की क्लास देखने को मिलेगी। 20 और 21 को दोस्तों 2 मैराथन क्लास होंगी, जिसके अंतर्गत संपूर्ण स्टैटिक जीके साथ ही साथ में भारतीय संस्कृति एवं कला को दोस्तों पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों 20 और 21 तारीख को आप लोग स्टैटिक जीके वाले सेशन से 9 बजे दोस्तों रात में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, सभी दोस्त जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सभी लोग बताएंगे वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? जेना, महाशिक्षक, महाप्रचारक या फिर दोस्तों जैन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों महावीर वर्धमान, दोस्तों वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका है दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर क्या है, एक बार सभी दोस्त आज के इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? जैना, महाशिक्षक, महाप्रचारक या फिर दोस्तों जैन। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त आज के इस आंसर का जवाब जो है अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी महावीर की, तो महावीर दोस्तों जैन के नाम से विख्यात हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किस नाम से विख्यात हैं? जैन के नाम से विख्यात हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगर बात की जाएगी वर्धमान महावीर की, तो वर्धमान महावीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। वर्धमान महावीर दोस्तों जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे दोस्तों, जिन्हें दोस्तों वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता है। इनका बचपन का नाम दोस्तों क्या था? बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान और दोस्तों ये महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ, माता का नाम दोस्तों त्रिशला,
पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो यशोदा, साथ ही साथ में दोस्तों इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है महावीर स्वामी का दोस्तों प्रतीक क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह दोस्तों सिंह था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, ये आपसे पूछा जा चुका है। तो इन्हें दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे इन्हें दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों इनके ज्ञान की प्राप्ति के बाद दोस्तों ये क्या कहलाए? ये दोस्तों जिन कहलाए। और दोस्तों जिन कहलाए, यहाँ पर दोस्तों जैन आपका एक धर्म है, यहाँ पे जिन आप लोग कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर जिन होना चाहिए, तो जिन होगा दोस्तों, तो जिन कहलाए। और साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी ये अहर्त कहलाए। अहर्त का अर्थ होता है दोस्तों योग्य। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद अगर आपसे पूछा जाए तो वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद दोस्तों देहरादून में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है देहरादून में और कौन सा है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों देहरादून में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपको आज का सेशन एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, तो एक बार सभी दोस्त लाइक करेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है रांची में दोस्तों कौन सा संस्थान है, तो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सभी दोस्त बताएंगे। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा देहरादून में कौन कौन से हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और साथ ही साथ में दोस्तों भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, रांची में। यहाँ पर दोस्तों नई दिल्ली की बात की जा रही है, तो नई दिल्ली में बताएंगे कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो सभी दोस्त बताएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों यही है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो सभी दोस्त बताएंगे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भी कहाँ पर है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। तो दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भी दोस्तों नई दिल्ली में है।
अगला आपसे पूछा जाता है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों नई दिल्ली में है। और केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, तो केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों नई दिल्ली में। तो यहाँ पर दोस्तों नई दिल्ली में जितने अनुसंधान संस्थान हैं उनको हम लोगों ने देखा दोस्तों। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर सभी याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान, तो दोस्तों ये कहाँ का है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो दोस्तों मौसम विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों नई दिल्ली में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसी तरीके से शानदार हर एक प्रश्न का सोपड़ा साफ करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोग एसएससी जीडी में बेस्ट स्कोर करें। तो प्रतिदिन दोस्तों हमारे सेशन से जुड़ेंगे। रात में 9 बजे दोस्तों प्रतिदिन लाइव क्लास होती है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ में दोस्तों सुबह दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 9-10 बजे दोस्तों प्रतिदिन आपकी लाइव होगी। आप लोग किस टाइम पर चाहते हैं, तो दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट तो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान से देखेंगे कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है, ग्राउंड नट ऑयल में, बटर ऑयल में, बटर मिल्क में, या फिर दोस्तों आइसक्रीम में। तो कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों ग्राउंड नट ऑयल की अगर बात की जाएगी तो ग्राउंड नट ऑयल दोस्तों मूंगफली का जो वो होता है, मूंगफली का जो तेल होता है दोस्तों, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और मूंगफली का तेल या दोस्तों एक प्रकार का तिलहन है, क्या है मूंगफली दोस्तों, क्या है एक प्रकार का तिलहन है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है ग्राउंड नट ये दोस्तों किसका स्रोत होता है, तो दोस्तों ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अन्य बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या फिर दोस्तों राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, तो जिला न्यायाधीश दोस्तों किसके अधीन होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधीन होता है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसके अधीन होता है, उच्च न्यायालय के अधीन होता है। दोस्तों अगर बात की जाएगी जिला न्यायाधीश, तो दोस्तों जिला न्यायाधीश की अगर आपसे बात की जाती है तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आर्टिकल 233। दोस्तों आर्टिकल 233 के तहत दोस्तों किसकी नियुक्ति होती है, तो आर्टिकल 233 के तहत किसकी नियुक्ति होती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, अगर आपसे पूछा जाता है इनकी नियुक्ति कौन करता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किसकी सलाह पर दोस्तों, किसकी सलाह पर राज्यपाल करता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राज्यपाल दोस्तों उच्च न्यायालय के सलाह पर करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय के सलाह पर दोस्तों राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, तो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे सामाजिक न्याय का सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सभी के समान आर्थिक अधिकार सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, या फिर सभी को समान राजनैतिक अधिकार मिलने चाहिए, या फिर ऑप्शन सी है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए।
सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या आता है एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों सामाजिक न्याय के अंतर्गत दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा, जाति, नस्ल और रंग और लिंग के आधारित सभी प्रकार के भेदभाव जो है दूर होने चाहिए, यही दोस्तों सामाजिक न्याय है। तो जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए, यही दोस्तों क्या है, यही दोस्तों सामाजिक न्याय है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या फिर दोस्तों कानून। तो स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों स्वतंत्रता के लिए अधिकार होना अनिवार्य है दोस्तों, अधिकार होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना अधिकार के कोई भी इंसान स्वतंत्र नहीं रह सकता है। हर इंसान के स्वाधिकार होने चाहिए दोस्तों। बिना अधिकार के जो है मनुष्य या फिर मानव जाति का दोस्तों स्वतंत्र रहना संभव नहीं है, यह एक तरीके के से असंभव है। और साथ ही साथ में दोस्तों बिना अधिकार के मानव का विकास होना भी असंभव है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अधिकार और कर्तव्य की बात की जाएगी, तो मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। बिना अधिकार के दोस्तों कर्तव्य का जो दायित्व होता है वो पूरी तरीके से नहीं निभाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मनुष्य को कभी भी अपना अधिकार और कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों बताएंगे प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। प्रोडक्ट, प्रोड्यूस या फिर आउटपुट या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों सर्विस। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आउटपुट, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इनपुट और आउटपुट के बीच दोस्तों प्रकार्यात्मक संबंध दर्शाता है प्रोडक्शन कार्य, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। आत्मनिर्भरता किसका प्रमुख उद्देश्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चौथी योजना का, सातवीं योजना का, तीसरी योजना का या फिर दोस्तों छठी योजना का। तो जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक साथ ही साथ में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फटाफट से आप सभी दोस्तों आज के सेशन को लाइक शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आत्मनिर्भरता दोस्तों, आत्मनिर्भरता किसका प्रमुख उद्देश्य है, सभी दोस्त बताएंगे। तो आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो आत्मनिर्भरता तीसरी योजना का प्रमुख उद्देश्य था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तीसरी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस समय किस दौरान हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसे दोस्तों विफल पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विफल पंचवर्षीय योजना कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान क्या हो रहा था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसे दोस्तों विफल पंचवर्षीय योजना इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों इसके विफलता का मुख्य कारण क्या था। ये आपका बहुत ही शानदार दोस्तों प्रश्न है और ये आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था। तो इसके विफलता का दोस्तों मुख्य कारण था 1962 में दोस्तों क्या हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1962 में दोस्तों भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी 1965 में, तो 1965 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 65 और 66 में ही दोस्तों भारत में सूखा पड़ गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 65 और 66 में ही दोस्तों भारत में सूखा था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता, जो कि दोस्तों पूरी तरीके से विफल पंचवर्षीय योजना हो गई थी। जिसका मुख्य कारण क्या था, क्योंकि दोस्तों 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। साथ ही साथ में दोस्तों 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1965 और 66 में दोस्तों
सूखा दोस्तों ग्रस्त हो गया था भारत। यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों आत्मनिर्भरता के साथ में दोस्तों क्या उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता के साथ में दोस्तों खाद्यान्न इसका मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खाद्यान्न इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी दौरान दोस्तों हरित क्रांति भारत में आई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोड जनजाति, भील जनजाति, गारो जनजाति, गोंड जनजाति। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोड जनजाति, भील जनजाति, गारो जनजाति, या फिर दोस्तों गोंड जनजाति। यहीं पे इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक संख्या में अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत में सर्वाधिक संख्या में दोस्तों गोंड जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गोंड जनजाति दोस्तों भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। और यह दोस्तों मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ में दोस्तों आंध्र प्रदेश में दोस्तों यह जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों कुछ जनजाति और कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं ये दोस्तों प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर है, इसी तरीके से दोस्तों आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो एक बार दोस्तों जनजाति और किस प्रदेश से संबंधित है इसको दोस्तों थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों एक तरफ हम लोग देखेंगे जनजाति और दूसरी तरफ देखेंगे किस प्रदेश से संबंधित है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है चेचू जनजाति तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे चेचू जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है चेचू जनजाति। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है अंगामी जनजाति किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे अंगामी। और दोस्तों आओ जनजाति किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे अंगामी और आओ जनजाति की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला अगर आपसे पूछा जाता है बैगा जनजाति तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे बैगा जनजाति किससे संबंधित है? तो बैगा जनजाति की अगर बात की जाएगी दोस्तों बैगा जनजाति मध्य प्रदेश से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश से। बकरावल जनजाति किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे बकरावल जनजाति दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों बडगा गद्दी जनजाति किससे संबंधित है? बडगा गद्दी जनजाति कमेंट सेक्शन में छाप देंगे बडगा गद्दी जनजाति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। इरूला जनजाति किससे संबंधित है? इरूला जनजाति की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। खस जनजाति किससे संबंधित है बताएंगे? खस जनजाति दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और साथ ही साथ में शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कोटा जनजाति किससे संबंधित है? सभी दोस्तों बताएंगे कोटा जनजाति। तो कोटा जनजाति अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है गोंड जनजाति तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे गोंड जनजाति किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में झारखंड से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे झारखंड से संबंधित है गोंड जनजाति। लेप्चा जनजाति दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, लेप्चा जनजाति किससे संबंधित है? सभी दोस्त बताएंगे सिक्किम से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सिक्किम से संबंधित है लेप्चा जनजाति। टोडा दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। टोडा दोस्तों जनजाति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। टोडा जनजाति किससे संबंधित है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है मुंडा जनजाति तो मुंडा जनजाति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका झारखंड और साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मिकिर जनजाति की अगर बात की जाएगी तो मिकिर जनजाति किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों असम से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
मोपला जनजाति किससे संबंधित है? ये दोस्तों प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है। तो मोपला जनजाति दोस्तों किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखें। तो यहाँ पर दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट जनजाति जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं तो वो सभी है। तो एक बार सभी दोस्त इन सभी को ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए। चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश, आगामी तथा आओ जनजाति दोस्तों नागालैंड, बैगा जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश, बकरावल जनजाति दोस्तों झारखंड से संबंधित है। बडगा गद्दी जनजाति दोस्तों किससे संबंधित है? बडगा गद्दी जनजाति अगर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इरूला जनजाति तमिलनाडु से, खस जनजाति उत्तराखंड से, कोटा जनजाति दोस्तों तमिलनाडु से, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश तथा झारखंड से, लेप्चा जनजाति दोस्तों सिक्किम से, टोड जनजाति दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों से, मुंडा जनजाति दोस्तों झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से, मिकिर जनजाति दोस्तों असम से, साथ ही साथ में मोपला जनजाति केरल से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मोपला जनजाति किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को आप सभी दोस्तों लाइक शेयर और साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। पश्चिम राजस्थान में मृदा में किसका अधिक अंश होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पश्चिम राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का दोस्तों या फिर फास्फोरस का? तो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों मृदा में कैल्शियम का अधिक अंश होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पश्चिमी राजस्थान की मृदा दोस्तों कौन सी मृदा होती है? रेगिस्तानी मृदा होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसे दोस्तों क्या कहा गया? रेगिस्तानी मृदा कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन की क्या होती है? यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर कटीले वृक्ष होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो झाड़ियाँ होती हैं कटीली झाड़ियाँ होती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो मृदा पाई जाती है वहाँ पर कैल्शियम और सोडियम आदि पाई जाती है। और इसमें दोस्तों किसकी अधिकता होती है? और दोस्तों इसमें लवणों की अधिकता होती है। यहाँ पर जो मृदा होती है किसकी अधिकता होती है? लवणों की अधिकता होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लवणों की अधिकता होती है और इसलिए दोस्तों यह राजस्थान की जो मृदा होती है यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कृषि के लिए दोस्तों यह मृदा उपयुक्त नहीं है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, सीधी सी बात। और साथ ही साथ में यह दोस्तों मृदा कैसी होती है? लवणीय मृदा होती है। सोडियम तथा कैल्शियम इसमें पाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो झाड़ियाँ होती हैं तो दोस्तों वो कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियाँ होती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और साथ ही साथ में शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान की बात की जाएगी तो राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अशोक गहलोत। नाम याद रखेंगे। अशोक गहलोत कौन है? तो दोस्तों अशोक गहलोत दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और दोस्तों राज्यपाल की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कलराज मिश्र कौन है दोस्तों? तो कलराज मिश्र दोस्तों कलराज मिश्र दोस्तों राजस्थान के क्या हैं? तो कलराज मिश्र दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जवाहर सागर परियोजना दोस्तों अगर आपसे पूछी जाए कहाँ पर है तो राजस्थान में है। इसे भी साथ में याद रखेंगे। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन के साथ में नियंत्रित हो सकती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन के साथ में नियंत्रित हो सकती है? पीएच के साथ में, प्रकाश के साथ में, आर्द्रता के साथ में या फिर दोस्तों बारिश के साथ में? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है एंजाइम की गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रित हो सकती है? पीएच के द्वारा दोस्तों एंजाइम की गतिविधि नियंत्रित हो सकती है। दोस्तों पीएच क्या है? तो दोस्तों पीएच दोस्तों एक प्रकार का आपका वैल्यू है दोस्तों जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई भी वस्तु किस तरीके की है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, कोई भी जो दोस्तों पदार्थ कैसा है उसका पता लगाने के लिए दोस्तों पीएच का मान पता लगाया जाता है। और दोस्तों पीएच से पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो यहाँ पर दोस्तों पीएच दोस्तों क्या है? किसी भी वस्तु की या फिर दोस्तों किसी भी पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने के लिए दोस्तों पीएच वैल्यू निकाली जाती है।
और पीएच वैल्यू को निकालने के लिए एक पैमाना होता है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, पीएच पैमाना। और पीएच पैमाना की खोज किसने की थी दोस्तों? पीएच पैमाना की खोज दोस्तों सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने की थी। इसमें दोस्तों 1 से 14 तक दोस्तों डिजिट होते हैं, जिसमें दोस्तों आपका 1 से 14 तक डिजिट होते हैं। इसमें दोस्तों 7 आपका दोस्तों क्या होता है, 7 पर दोस्तों आपका होता है क्या, उदासीन होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 7 पर दोस्तों आपका क्या होता है, उदासीन होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे 7 से अगर कम है, ध्यान से देखेंगे 7 से अगर कम है तो वस्तु क्या होगी, अम्लीय। ध्यान से देखेंगे 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय होगा, और अगर आपसे 7 से अधिक है तो पदार्थ कैसा हो जाएगा, क्षारीय होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर दोस्तों असम में? किस राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर? सभी दोस्त बताएंगे। जिनका दोस्तों एग्जाम है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कामाख्या माता मंदिर ये दोस्तों असम राज्य में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है दोस्तों कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? असम में। दोस्तों असम में और कौन कौन से दोस्तों विश्व विरासत स्थल में जो शामिल हैं उसमें से कौन कौन से असम में हैं, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों असम से दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों एक असम में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्या नाम है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में है। और ये दोस्तों किस में है? यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और साथ ही साथ में दोस्तों मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर आपसे पूछा जाए मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी आपका असम में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोस्तों किस में शामिल हैं? तो दोस्तों ये दोस्तों यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, या फिर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, या फिर दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आमतौर पर लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों आमतौर पर लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों राष्ट्रीय एकता, इनके जन्म दिवस पर दोस्तों क्या मनाया जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार किसे कहा गया है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार किसे कहा गया है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों एक मूर्ति का अनावरण किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? केवड़िया गुजरात में। तो इनकी सबसे बड़ी इमारत का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? केवड़िया गुजरात में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एसएससी जीडी एग्जाम में केवल 20 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें आपको 20 के 20 अगर करना है तो हमारे साथ प्रतिदिन शाम को 9 बजे जुड़ना है, और साथ ही साथ में एकदम बेस्ट और बिंदास तरीके से तैयारी करना है। जीके में दोस्तों स्टैटिक जीके के दोस्तों आपकी मैराथन क्लास आने वाली है 20 और 21 में 9 बजे। तो सभी दोस्त जुड़ेंगे और अपने स्टैटिक जीके और साथ ही साथ में भारतीय संस्कृति एवं कला के पोर्शन को एकदम दोस्तों मजबूती प्रदान करेंगे हमारे उस सेशन के साथ में, और अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से दोस्तों बिंदास तरीके से हम आपको सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और साथ ही साथ में आप सभी लोग अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों परिश्रम का, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद।